शिक्षा के उद्देश्य से बच्चे के सामंजस्यपूर्ण विकास का अर्थ है। ऑप्शंस आर एक स्वास्थ्य और एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास, अधिकतम संभव सीमा के मन में सभी गुणों का विकास, संतुलित तरीके से बच्चों की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षमता का विकास, या ऑप्शन डी बोलता है बच्चे के समायोजन क्षमता का विकास। तो क्या करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षा के उद्देश्य से, कि शिक्षा को गेन करने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बच्चे का एक कंप्लीट विकास का क्या अर्थ है। सामंजस्यपूर्ण मतलब समायोजित विकास या समायोजित डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, तो वो अब बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलित तरीके से बच्चे की शारीरिक यानी कि फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, मोरालिटी, आध्यात्मिक, तो इन क्षमताओं का विकास करना ज़रूरी है। यही हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के उद्देश्य यानी कि शिक्षा की रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है कि स्कूल्स में एजुकेशन जो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, तो उस एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसके रिस्पेक्ट में एक बच्चे का डेवलपमेंट का क्या अर्थ होना चाहिए कि संतुलित तरीके से यानी कि एक बैलेंस तरीके से बच्चा शारीरिक रूप से डेवलप करे, मानसिक रूप से यानी कि मेंटल रूप से बच्चा डेवलप करे, उसमें मोरालिटी भी डेवलप हो यानी कि मॉरल वैल्यूज़ का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, आध्यात्मिक क्षमताएं, आध्यात्मिक एबिलिटीज़ भी इसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई उत्तराखंड एलटी के लिए शिक्षण पद्धति यानी कि शिक्षण अभिरुचि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर 11 को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस हम 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं, तो लिंक ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक करना। उत्तराखंड एलटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड लगातार डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। टेलीग्राम पर अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर ले टेलीग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम से भाई आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, जितने भी प्रीवियस पीडीएफ हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और वेरियस वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले सेशंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एनसीएफ 2005 द्वारा अनुशासित नहीं होती है भाई। एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी विधि है, कौन सा ऐसा मेथड है जो अनुशासित नहीं होता, जो एनसीएफ करने के लिए नहीं बोलता है। रटन अधिगम विधि यानी कि रोट लर्निंग मेथड, सहकारी अधिगम, परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड जिसको बोला जाता है, भूमिका निर्वाह विधि यानी कि रोल मेथड जिसको बोला जाता है। इनको अभी देखेंगे सभी को। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है भाई। देखिए एनसीएफ कभी भी स्कूल्स में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो है 2005, वो कभी भी इस चीज़ पर फोकस नहीं करती है कि बच्चों को रटाया जाए, रोट मेमोराइजेशन कराया जाए, रोट लर्निंग कराई जाए, रोट अधिगम कराया जाए, ऐसा बिल्कुल भी एनसीएफ नहीं कहता। एनसीएफ जो जिन बातों पर, जो एनसीएफ के मेन पॉइंट्स हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें तो एनसीएफ बोलता है कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित, सबसे ज़्यादा फोकस जो एनसीएफ करता है बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस करता है। इससे क्या होता है कि इससे बच्चे का एक्सपीरियंस होता है, बच्चे के एक्सपीरियंस को सुनना चाहिए, उसके लैंग्वेज को सुनना चाहिए। एज ए टीचर आपको इसकी लैंग्वेज पर बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए यानी कि सक्रिय भूमिका होनी चाहिए क्लासरूम में बालक की। शिक्षक की भूमिका भी एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है एनसीएफ, तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग एक्टिव रोल जो है, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बच्चे का होना चाहिए। बात क्लियर हुई। और कुछ अगर जो मेथड्स की अगर हम बात करें, एनसीएफ के जो मेजर मेथड्स हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है भाई परियोजना विधि जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड बेसिकली बेस्ड करता है एक्टिविटी पर, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराई जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास भूमिका निर्वाह, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रोल मेथड या फिर रोल प्ले जिसको बोला जाता है। रोल प्ले मेथड ये भी एक लर्निंग का पार्ट है। ये सारे जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये टाइप्स ऑफ लर्निंग है, इसमें यूजफुल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं बच्चों को। नेक्स्ट बात करें अगर हम सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम का मतलब है कॉर्पोरेटिव लर्निंग। कॉर्पोरेटिव लर्निंग किसके थ्रू होती है भाई? कॉर्पोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है कि जब एक या एक से अधिक शिक्षक जो है क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, तो वो सहकारी
अधिगम या फिर कॉपरेटिव लर्निंग उसको बोला जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो आती है वो आती है समस्या समाधान विधि, जिसको बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो ये मैंने सारी की सारी आपको बता दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रटन अधिगम विधि को कभी भी एनसीएफ 2005 अनुशासित नहीं करता है। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ेंगे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया है। जो इंटेलिजेंस का द्विकारक, टू फैक्टर थ्योरी जिसको बोला जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट पे भी कई बार रिपीट हुआ है और वेरियस अदर एप्टीट्यूड जहां पूछा जाता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? टर्मन के द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन, जेपी गिलफोर्ड या साइमन बिने। तो साइमन बिने तो आपको पता है कि भाई क्या दिया है, साइमन बिने ने आईक्यू के बारे में बात की है यहाँ पर, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड का पता है फिर आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन ने ये बात कही है और ये बुद्धि का द्विफैक्टर कारक दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है और ये 1923 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने प्रपोज किया था। इनके अकॉर्डिंग जो है दो प्रकार की बुद्धि होती है, दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। जी फैक्टर होता है एक, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज फैक्टर, दूसरा होता है एस फैक्टर जिसको हम बोलते हैं स्पेशल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर। बात क्लियर हुई? अब ये दोनों फैक्टर किस चीज से रिलेटेड है? इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से रिलेटेड है। जी फैक्टर क्या है? सामान्यकरण जिसको हम बोलते हैं, जनरलाइज फैक्टर, जैसे किसी भी एक टास्क को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं अभी आप एलटी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एलटी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट, तो वो क्या है? जनरलाइज फैक्टर, भाई सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने फॉर्म भरा है तो उनके मन में है कि भाई हमें पढ़ाई करनी है। बात करें अब अगर हम एस फैक्टर की, यानी कि स्पेशलाइज या स्पेसिफिक फैक्टर, अब एलटी एग्जाम में भाई फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और एप्टीट्यूड भी है जो हम ये पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि वो एप्टीट्यूड पे बहुत अच्छे हों, बात क्लियर है। कुछ का हो सकता है कि वो भाई हिंदी में बहुत अच्छे हों, फिजिक्स में अच्छे हों, तो वो उनका स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि उनकी बुद्धि किस चीज़ में है, कि स्पेसिफिक फील्ड में है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हो सकती है या फिर फिजिक्स में हो सकती है, केमिस्ट्री में हो सकती है, मैथ्स में हो सकती है। तो इस तरीके के फैक्टर क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर हो जाते हैं। और जनरल फैक्टर क्या है? सामान्य जो होते हैं, जो सभी रूप से काम करते हैं। बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्पीयरमैन। क्वेश्चन 4 लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का एक चरण कौन सा नहीं है? इनमें से लर्निंग का एक जो स्टेज है, चरण बोले तो स्टेज, लर्निंग स्टेज, इनमें से जो नहीं है वो आपको पहचाननी है। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, लक्ष्य यानी कि एम जिसको बोलते हैं, स्थिति यानी कि कंडीशन, प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा एक चरण नहीं है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जो कंडीशन है यानी कि स्थिति जो है वो एक लर्निंग का एक स्टेज नहीं है। बात क्लियर? प्रेरणा, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है लर्निंग में। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर आपको कोई भी लर्निंग करनी है, कोई भी अधिगम करना है, उसके लिए आपके पास एक अट्रैक्टिव गोल होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब क्या है? एन अट्रैक्टिव गोल। भाई एक अट्रैक्टिव गोल होगा तभी आप अपनी लर्निंग को सक्रिय रख सकते हैं। रेस्पॉन्स मिलना चाहिए आपको। प्रतिक्रिया का मतलब यहाँ पर रेस्पॉन्स है। रेस्पॉन्स अगर आपको मिल रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है, तो वो एक लर्निंग का एक पार्ट है, एक स्टेज है। अभिप्रेरणा दो प्रकार से हो सकती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अंतः अभिप्रेरणा या अंतः अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। बात क्लियर हो गई? तो ये सारे के सारे अधिगम के पार्ट हैं। स्थिति जो है यानी कि जो कंडीशन है वो जो है वो चरण नहीं है लर्निंग का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 5 बोलता है, एक शिक्षक अपनी छात्रों से किसी विषय में अपनी समझ को दर्शाने के लिए एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए कहता है। तो वो क्या करना चाहता है? अभी अवधारणा मानचित्र से छात्रों की स्मृति को बढ़ाना चाहता है। ऑप्शन बी बोलता है प्रारंभिक मूल्यांकन का आयोजन करना चाहता है। मुख्य बिंदुओं को सापेक्ष या संक्षेप में करने के लिए छात्रों की क्षमता का परीक्षण करना चाहता है। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक्स विकसित करने की कोशिश करता है। एक टीचर है, वो अपने छात्रों को किसी एक विषय में अपनी समझ को दर्शाने के लिए एक अवधारणा मानचित्र यानी कि ऑब्जर्वेशन जिसको हम बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन स्केल के बारे में बात की जा रही है, वो बनाने के लिए कहता है। तो उसका क्या मतलब है, क्यों कह रहा है वो ऐसा?
तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हुई? बी में क्या बोला जा रहा है अभी? बी में बोल रहे हैं प्रारंभिक मूल्यांकन का आयोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए शिक्षक क्या कर रहा है, इस तरीके से समझाने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन का आयोजन कर रहा है, यानी कि इनिशियल, और या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनल इवैल्यूएशन। अब इंटरनल इवैल्यूएशन को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये आपने नाम दोनों सुने होंगे, दो तरीके के असेसमेंट होते हैं भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा क्या होता है? सबमेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या आता है भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि ड्यूरिंग द लर्निंग, अधिगम के दौरान की जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यही बात हो रही है कि दर्शाने के लिए अवधारणक मानचित्र बनाने के लिए कहता है। शिक्षक क्या कर रहा है भाई? अपनी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो वो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है, प्रारंभिक मूल्यांकन का एक आयोजन कर रहा है टीचर। और इससे क्या होगा भाई? इससे स्टूडेंट की जो मिस्टेक्स होती हैं, जो एरर होती हैं, टीचर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, स्टूडेंट को टाइमली और स्पेसिफिक फीडबैक मिल जाते हैं भाई, स्टूडेंट की कितनी लर्निंग चल रही है और उसका क्या फीडबैक है, वो किस तरीके से पता चलेगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू पता चलेगा। तो इसलिए प्रारंभिक मूल्यांकन का आयोजन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। वाइगॉस्की के अनुसार अध्ययन डैश को पृथक नहीं किया जा सकता है। किस चीज से पृथक नहीं किया जा सकता वाइगॉस्की के अनुसार? अध्ययन को अवबोधन और अवनात्मक प्रक्रियाओं से, उनके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से यानी कि रेनफोर्समेंट जिसको हम बोलते हैं, रेनफोर्समेंट से, या फिर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो आपको पता है लेव वाइगॉस्की की थ्योरी, भाई ये किसके अगेंस्ट चलते हैं? पियाजे के अगेंस्ट चलते हैं। पियाजे का क्या सिद्धांत है? डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी है? पियाजे ने दी है। वाइगॉस्की पूरा नाम क्या है इनका? लेव वाइगॉस्की। बात क्लियर है? अब ये क्या कहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो कहाँ होता है? सोशल फैक्टर के थ्रू होता है ना, समाज में होता है। तो इनकी जो थ्योरी है वो क्या है? सोशल कल्चर थ्योरी जो जिसने दी है वो है लेव वाइगॉस्की। ध्यान रखना, कई बार पूछा भी गया है। ये बताते हैं कि बच्चे जो है समाज से, अपने पीयर ग्रुप से यानी कि सहयोगियों से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, भाषा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनका जो डेवलपमेंट होता है भाषा से होता है, पीयर से होता है। और इनका जो एक मेन थीम है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक संरचनावाद जिसको हम बोला जाता है, ये इनकी थ्योरी का मेन टैगलाइन है। तो उनके सामाजिक संदर्भ से वाइगॉस्की के अनुसार अध्ययन को उनके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। अध्ययन या फिर आप लर्निंग बोल लीजिए इस बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 के साथ। विचलन बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया है? एल्फ्रेड बिने ने किया है, लुईस टर्मन ने किया है, डेविड वेशलर ने किया है, विलियम स्टर्न ने किया है। तो विचलन बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी डेविड वेशलर ने किया है। और ये डेविड वेशलर का कहना है कि भाई देखिए इंटेलिजेंस को हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी एक डेफिनेशन दी है, अपनी अपनी एक थ्योरी दी है। बिने के अनुसार अलग है, टर्मन के अनुसार अलग है, विलियम स्टर्न के अनुसार अलग है और डेविड वेशलर के अनुसार अलग है। लुईस टर्मन बोलते हैं कि भाई जो इंटेलिजेंस होती है वो एक इस अलग कि व्यक्ति की जो अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं डिफरेंट क्षेत्र में, जो उसकी सोचने समझने की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको हम बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो किससे आती है? टर्मन के अनुसार इंटेलिजेंस से आती है। अब डेविड वेशलर क्या कहते हैं? डेविड वेशलर बोलते हैं भाई कि जो बुद्धि लब्धि है वो एक ग्लोबल कैपेसिटी है, एक ग्लोबल कैपेसिटी है जिससे कि बंदा जो है, कोई भी पर्सन और उसकी पर्सनैलिटी, कोई भी पर्सन और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो प्रभावित होते हैं बुद्धि से, कि उसकी बुद्धि जितनी ज़्यादा होगी उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो इस तरीके की जो थ्योरी दी है, जो डेफिनेशन दी है वो डेविड वेशलर ने दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेप्य परीक्षण नहीं है? नोट लगा है, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। प्रक्षेप्य परीक्षण का मतलब क्या है? प्रोजेक्टिव टेस्ट परीक्षण, यानी कि टेस्ट जो नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है स्याही परीक्षण, ड्रॉय मैन परीक्षण, 16 व्यक्तित्व कारक
या फिर आत्मबोधन परीक्षण। तो जो एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो 16 फैक्टर व्यक्तित्व पर्सनालिटी है, ये एक प्रक्षेपीय प्रोजेक्टिव परीक्षण नहीं है। बाकी जो है जो परीक्षण है प्रक्षेपीय यानी कि प्रोजेक्टिव परीक्षण के कुछ उदाहरण जो हैं उनमें से एक आता है TAT जो आता है इनमें से, ये TAT टेस्ट जो होता है ये प्रोस्पेक्टिव टेस्ट कहलाता है। दूसरा PF टेस्ट होता है, ध्यान रखना इनको पूछा जा सकता है। PF टेस्ट भी कैसा है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। दूसरा सेंटेंस कंप्लीशन, वाक्यों को पूरा करना, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो होता है ये भी प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 16 व्यक्तित्व कारक जो है वो एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन गिलफर्ड मेधावी होने का लक्षण नहीं है? गिलफर्ड बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। निम्नलिखित में से कौन गिफ्टेड यानी कि मेधावी होने का लक्षण नहीं है? जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं इसकी बात हो रही है यहाँ पर, गिफ्टेड चाइल्ड की बात हो रही है कि गिफ्टेड चाइल्ड का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? कल्पनाशील सोच, खराब व्यक्तिगत संबंध, रचनात्मकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी। आप इजीली आंसर कर सकते हैं, खराब व्यक्तिगत संबंध। तो ये एक लक्षण नहीं है गिफ्टेड चाइल्ड का। अब गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं? कल्पनाशील होते हैं भाई, इनकी थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है, इनका चिंतन बहुत ज़्यादा होता है, रचनात्मकता इनमें कूट कूट के भरी होती है, यानी कि इनमें क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, है ना। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता दिखाते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग दिखाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इसीलिए ये कुछ डिस्कवर कर पाते हैं। इनका IQ स्कोर जो होता है, IQ स्कोर जो है इनका वो 140 से प्लस होता है, ध्यान रखना, जो भी गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। और मात्र 2 से 3% ही ऐसे गिफ्टेड चाइल्ड हैं जो पूरी पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। ओके, तो इनकी बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस होती है, हाई परफॉर्मेंस एबिलिटी होती है इनमें, इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है, लॉजिकल थिंकिंग इनमें होती है, तार्किक क्षमता इनकी, रीजनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। और जो इनका लक्षण नहीं है खराब व्यक्तित्व संबंध, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 बोलता है भाई, शेल्डन ने 3 अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व का प्रस्ताव रखा। अब बोलते हैं लक्षण जो एक क्रिकेट खिलाड़ी का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो देखिए शेल्डन ने 3 प्रकार के अलग अलग व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का प्रस्ताव रखा है। तो ऐसा लक्षण बताना है जो एक क्रिकेट खिलाड़ी का समर्थन करता है। ऑप्शंस ए मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या एक्टिवोमॉर्फ। तो भाई ये क्या है? पर्सनालिटी के पार्ट हैं, ये ऊपर की 3 पर्सनालिटी हैं, 3 अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटी हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मेसोमॉर्फ। अब मेसोमॉर्फ क्या है? देखो मेसोमॉर्फ पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि भाई इनका जो बॉडी टाइप होता है, इनकी बॉडी को देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं ऐसी पर्सनालिटी को? ये बिल्कुल एथलीट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एथलीट टाइप हो गए यानी कि क्रिकेट खेलने में समर्थ हो गए, बिल्कुल फिट बॉडी होता है इनका, ठीक है। और इनकी जो विशेषता है वो क्या है? एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। इस तरीके की पर्सनालिटी क्या होती है? एक्टिव रहती है, असर्टिव होती है। तो ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेसोमॉर्फ पर्सनालिटी के जो व्यक्तित्व होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। एंडोमॉर्फ क्या होते हैं भाई? एंडोमॉर्फ ऐसे व्यक्ति होते हैं, अगर बॉडी से इनको देख के पहचाने तो जो मोटे फैट पर्सन्स होते हैं, फैट पर्सनालिटी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? एंडोमॉर्फ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलैक्स्ड रहते हैं, है ना, कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं, कंफर्ट इन्हें चाहिए, लविंग होते हैं, पीसफुल होते हैं, इनके टॉलरेंट पावर इनकी ज़्यादा होती है। एंडोमॉर्फ की बात कर रहे हैं। एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं? एक्टोमॉर्फ बिल्कुल जो स्लिम टाइप के लोग होते हैं, पतले दुबले पतले जो लोग होते हैं वो होते हैं एक्टोमॉर्फ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? बहुत शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, ठीक है, नॉन असर्सिव होते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी होगी। तो देखिए मेसोमॉर्फ में बिल्कुल एथलीट बॉडी होता है, ना मोटा होता है ना पतला होता है। एंडोमॉर्फ में जो बॉडी होता है, पर्सनालिटी जो होती है वो फैटी बॉडी होती है, जो फैटी पर्सनालिटी के लोग होते हैं। एक्टिवमॉर्फ जो पतले दुबले होते हैं, लीन बॉडी के जो होते हैं, बिल्कुल ये क्वाइट रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की पर्सनालिटी को डिस्कस किया हमने यहाँ पे। जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो ये क्या एक्टिव कैटेगरी में चले गए, मेसोमॉर्फ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर जो हमने डिस्कस किया है उत्तराखंड LT एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना,
चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, PDF वहाँ मिलेगा। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।